प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल के इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को समझा था। इस वीडियो में हम जेनोफोन के बारे में जानेंगे। तो जेनोफोन को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि ये तीसरी पीढ़ी है ग्रीक इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी की, जिसमें सबसे पहला जनरेशन प्लेटो थे, उसके बाद एरिस्टोटल आए और अब जेनोफोन है। इनका जन्म 355 बीसी में हुआ था और ये केवल अपने विचारक नहीं थे, ये केवल लिखते नहीं थे, बल्कि ये कमांडर थे ग्रीक मिलिट्री में। तो ये मिलिट्री कमांडर थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन मिलिट्री को दिया था, लेकिन साथ ही साथ ये लिखते भी थे और इन्होंने कई तरह की किताबें लिखी हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन किताबें थी वो थी इकोनॉमिकस और दूसरा था वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस। ये दो किताबें उन्होंने लिखी थी और दोनों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं मेनली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनका जो फोकस था इकोनॉमिक्स के अंदर, ये एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर होता है ये सबसे इजी आर्ट है लर्न करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो ये मानते थे कि एग्रीकल्चर ही सभी आर्ट में से सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो इससे बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और अगर एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अगर वो ख़राब है तो ऐसे में बाकी जितने भी तरह के आर्ट हैं वो सभी बेबुनियाद रहेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। ग्रांटिंग प्रिविलेजेस टू फॉरेन टूरिस्ट। बाद में इन्होंने कहा कि अगर हमें एथेंस के अंदर लोगों को लाना है या फिर हमारे अपने जो एथेंस स्टेट है उसको अगर हमें फ्लरिश करना है, उसे अच्छा बनाना है, तो बाहर से लोगों को लाना होगा, उन्हें सुविधाएं देनी होंगी, तब जा कर के एथेंस जो है वो एक मजबूत राज्य बन पाएगा। फिर उन्होंने घर बनाने को लेकर के मोटिवेट किया लोगों को। इसके बाद वो कहते थे कि जो एथेंस इलाका है वहाँ पे सिल्वर माइनिंग की जानी चाहिए। इसके पीछे उनका ये मानना था कि सिल्वर जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जो ख़त्म नहीं होगा, और दूसरी चीज़ वो कहते थे कि जो सिल्वर होता है उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होती है, कम नहीं होती है, इसलिए सिल्वर माइनिंग करना चाहिए। और इसी सिल्वर माइनिंग को करने के लिए उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थाओं को आपस में मिल करके काम करने को कहा, क्योंकि उनको कहना था कि अगर एक तरह का अगर मान लेते हैं सरकारी जो पक्ष है, अगर सिर्फ वही माइनिंग करेगा तो भी समस्या होगा और प्राइवेट करेगा तो भी समस्या होगा। तो एक मिक्स रूप में सिल्वर माइनिंग की जानी चाहिए, ऐसा जेनोफोन का मानना था। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जो जेनोफोन ने कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए किसी भी काम में। इसके बाद जो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर में जेनोफोन कहते थे कि कोई भी इंडस्ट्री जो होता है उसके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, इसलिए जो लेबर होता है उसकी कमी कभी भी नहीं होगी और उसकी जो डिमांड है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शू बनाने का इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे लोग आदमी के लिए जो शूज़ बनेंगे वो अलग, उसको कोई अलग बनाएगा, औरतों के लिए जो बनेंगे वो अलग होगा, उसको सिलने का काम एक अलग इंसान करेगा, उसको फिर ऊपर से ढांचा देने का काम कोई अलग इंसान करेगा, फिर उसे पहुंचाने का दूसरे जगह पे काम जो है वो एक अलग इंसान करेगा। तो इस तरह से ये कहते थे कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, इसलिए जो लेबर है उसके रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। हालांकि ये बहुत ही एंशियंट तरीका था, क्योंकि इस समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना हुआ नहीं था। तो ये थी चीज़ें जेनोफोन के बारे में। थैंक यू।